गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए आज है 2 दिसंबर यानी कि दिन है आज सोमवार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत सा दिन है आज का। और भगवान शंकर का बेसिकली ये दिन कहा जाता है जो त्याग समर्पण के जो आराध्य हैं, ईश्वर हैं अपने आप में। और दिन सोमवार है, नया महीना जो है लग चुका है। 1 तारीख को संडे था, आप सभी लोग जानते होंगे। तो भैया जी लोग प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग थोड़ा सा रजाई से बाहर निकल करके थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा एनर्जेटिक करिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई पर लग जाइए। समय आपका बहुत कम है और पीसीएस का एग्जाम ऑलरेडी 22 दिसंबर को लगा हुआ है। महज आपके पास 20 डेज हैं ओनली एंड ओनली। सो प्लीज पीसीएस वाले अभ्यर्थी सारा रिवीजन आप लोग कर लीजिए। और अक्टूबर माह का जो नवंबर माह का ऑलरेडी हम लोग जो है कंपाइलेशन करेंगे। अक्टूबर का हालांकि हमने करा दिया है। नवंबर माह का जो कंपाइलेशन है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वो आपको बेसिकली जो है देखने को जल्द ही मिल जाएगा, 1-2 दिन में। ठीक है, तो उस कंपाइलेशन को आप लोग रिवीजन उसका जरूर कर लीजिएगा। ये आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है मेरी। और इसके अलावा थोड़ा सा आप लोग जो है पढ़ाई पर फोकस करिए। मुझे लगता है कि आप लोग जो है फिर वही बात मैं कई दिन से लगातार कह रहा हूं ना कि शीत निद्रा में आप लोग हैं। तो शीत निद्रा से भैया जी लोग बाहर निकल आओ, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से करो। और एक आपको कंडीशन अभी मैं बोलूंगा बीच में, आप लोग उसको फॉलो करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के दिन की शुरुआत की। और उसके पहले अपडेट आपके लिए जो कि डिकोड एग्जाम आज समय लेके आपके लिए आया है, यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के नाम से, जहां पर आपको मिलेगा पूरा कोर्स, यानी कि मेंस के साथ में प्री की तैयारी और साथ साथ में इंटरव्यू की गाइडेंस। इसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जिसकी वैलिडिटी आपकी 18 महीने की होगी। 9 महीने में आपका कोर्स पूरा वाइंड अप करा दिया जाएगा। और यहां पर लेक्चर्स देखने के साथ ही साथ जो है आप लोग को पीवाईक्यूज प्री का, मेंस का पीवाईक्यूज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इसके साथ साथ में प्री का क्विज और बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी जो कि किसी भी ऑफलाइन कोचिंग संस्थान से ज्यादा सुविधाएं आपको प्रदान करेगा। और सीधे तौर पर आप किसी भी टीचर से जो है 1-to-1 डिस्कशन कर पाएंगे, अपनी क्वेरीज को शॉर्ट आउट कर पाएंगे, या फिर आप सीधे तौर पर मुझसे जुड़कर भी कोई भी अपनी क्वेरी आप लोग जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कुछ रहेगा, सारी जानकारी आपको जो दिया गया है यहां पर नंबर से आप इस पर क्वेरी कर सकते हैं, या फिर डिस्कशन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, वहां पर आप लोग जो है गूगल फॉर्म फिल करके सीधे तौर पर मुझसे जुड़ सकते हैं। या 2025 के लिए कोई भी क्वेरी होगी तो आप उसको भी कर सकते हैं। और यहां पर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सभी चीजों को टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ करेगा। टीचर्स और के साथ आपका पर्सनल इंटरेक्शन होगा, डाउट सेशन आपका चलता रहेगा साथ साथ में। ठीक है, और इसमें बायलिंगुअल आपको नोट्स मिलेंगे, यानी कि पीडीएफ फॉर्म में बायलिंगुअल नोट्स मिलेगा। लेक्चर्स आप एप्लीकेशन पर एक बार डाउनलोड कर लीजिए, असीमित बार देखिए 18 महीने तक। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जो सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत बात है वो ये कि अगर आप जो है इंटरव्यू की कॉल अगर आपको आती है, यानी कि यूपी पीसीएस 2025 के लिए अगर आपने एडमिशन लिया है, आपने 25 का मेंस क्वालिफाई किया है, तो ऐसे में दरअसल आपके द्वारा दी गई जो भी फीस होगी उसको हम लोग रिफंड कर देंगे, रिटर्न कर देंगे एज ए गिफ्ट आप लोग को, एज ए रिवार्ड। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है डिकोड एग्जाम का आपके साथ में। तो आप लोग इस पूरे कोर्स को ज्वाइन करिए। ठीक है, बाकी जो भी चीजें होंगी हम लोग इस पर डिस्कस बाद में कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल फीस रखी गई है इसकी। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई फीस रखी गई है। अगर इसकी कॉस्टिंग वैल्यू आप निकालेंगे तो बहुत ज्यादा निकलेगा, लेकिन हमने फिर भी बहुत मिनिमम जो है फीस इसकी रखी है। और इसके लिए क्वेरी करने के लिए 6307495944 या फिर 9506742546 पर आप जो है अपना व्हाट्सएप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मुझसे बात करनी है या किसी टीचर से बात करनी है, कोई कैरियर गाइडेंस लेना है 25 के लिए, मन में आपको कोई दुविधा है, कैसे क्या तैयारी करें, क्या कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए, आपके सभी जिज्ञासाओं के निराकरण के लिए आपको फिल करना होगा गूगल फॉर्म, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। गूगल फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दीजिएगा, आपको सभी प्रकार की जानकारी मेरे द्वारा यानी किसी टीचर के द्वारा आपको दे दी जाएगी। ठीक है, जो भी आपके मन में शंका होगा तैयारी से संबंधित। ओके, तो ये हो गई कुछ छोटी सी अपडेट। और अब हम आते सीधे तौर पर आज के रिवीजन पर, और उसके लिए आपको अपनी आंखों को बंद करना होगा। और जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ूंगा तुरंत आपके मन में जो है उत्तर आना चाहिए कि हमने कल क्या कुछ पढ़ा था, या फिर अपने सामने आप एक कॉपी रखिए और उस कॉपी में आप तुरंत उत्तर को लिखिए कि हमने कल ये पढ़ा था। और इसके साथ में 2 कॉपी आप साथ में और रखिए, एक कॉपी टास्क वाली जिसमें आपको टास्क में देता हूं, यानी कि डेली में होमवर्क देता हूं कि आपको ये क्या कुछ करना है, और दूसरी कॉपी आपको रखनी है मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स नोट करना होता है कि कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है
और क्या कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपके मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इन सारे बिंदुओं के लिए आपके पास नोट्स आपके सामने होना चाहिए, राइट। चलिए तो फटाफट रिवीजन करते हैं। तो हाल ही में कहां पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किया गया? तो लेह लद्दाख में, आप जानते होंगे, ठीक है। और हमने आपसे कहा था कि ये क्या है, बेसिकली ये है आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, हाल ही में डोपिंग उल्लंघन के लिए नाडा ने बजरंग पूनिया को कितने वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो 4 साल के लिए। नेक्स्ट है, पैरा एथलीट रिंचेन यूडॉल ने बहरीन के मनामा में आयोजित पहले विश्व पूमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये भी जीता, कांस्य पदक जीता था, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, इसका उद्घाटन किसने किया? तो राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। और ये कौन है? ये है बेसिकली बिहार के गवर्नर यानी कि राज्यपाल। और राज्यपाल से एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि बेसिकली राज्यपाल और राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब आप राष्ट्रपति को पढ़िएगा तो उसी समय आपको क्या पढ़ लेना है? राज्यपाल को पढ़ लेना है। मैंने एक दिन आपको पॉलिटी पढ़ने का तरीका आपको बताया होगा और शायद आप लोग इससे परिचित भी होंगे। यानी कि जो केंद्र सरकार होती है, ठीक है, ठीक है, जो केंद्र सरकार है आपकी, ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार, ठीक, और जो आपकी क्या है राज्य सरकार, इसमें क्या होती है? ये पैरेलल चलते हैं, एक तरीके से सिमिलरिटीज होती है इसमें। तो जब भी आप क्या पढ़ें, जब भी आप राष्ट्रपति को पढ़ें तो साथ ही साथ में, इसी के साथ में आप तुरंत क्या पढ़ लें? राज्यपाल पढ़ लें, ठीक है। जब आप यहां पर जो है प्रधानमंत्री को पढ़ें, क्या प्रधानमंत्री को पढ़ें, तो तुरंत यहां पर क्या पढ़ लें? मुख्यमंत्री को पढ़ लें। किसको? मुख्यमंत्री को। जब आप यहां पर सुप्रीम कोर्ट को पढ़ें तब आप यहां पर हाई कोर्ट को पढ़ लें, राइट। क्या पढ़ लें? हाई कोर्ट को। जब आप यहां पर लोकसभा को पढ़ें, किसको? जब यहां पर आप लोकसभा को पढ़ें तो यहां पर विधानसभा को पढ़ लें, ठीक है। जब यहां पर आप लोग जो है राज्यसभा पढ़े तब यहां पर विधान परिषद पढ़ लें। इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है। और राज्यपाल आपके यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न सिर्फ यूपी पीसीएस प्री एग्जामिनेशंस के लिए बल्कि यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम्स के लिए भी, और आरओ एआरओ प्री और मेंस दोनों के लिए दरअसल राज्यपाल, राष्ट्रपति और बाकी चीजें जो हमने बताई हैं यहां पर, ये सभी के सभी क्या है? महत्वपूर्ण है। तो आज ही राज्यपाल और राष्ट्रपति को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये टास्क आज आपका है, होमवर्क आपका है। जैसे ही वीडियो आपका वाइंड अप होगा तुरंत आपको पढ़ना है क्या? प्रेसिडेंट, और तुरंत पढ़ना है आपको क्या? गवर्नर, ठीक है। ये टास्क है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। दूसरा, हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं कौन? हेमंत सोरेन, ठीक, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी हाल ही में लॉन्च किया था। हमने आपसे पूछा था कल कि इसका संबंध बेसिकली किससे है? तो इसका संबंध है अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए। बेसिकली ये एकलव्य जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत रूस सैन्य सहयोग पर कार्य समूह की चौथी बैठक कहां पर संपन्न हुई? यह संपन्न हुई आपकी बेसिकली कहां पर? मॉस्को में। और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सौभाग्य बोलते हैं। और कल हमने आपसे कहा था कि यह प्रश्न क्या है आपके लिए? महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017 में हुई थी और अभी यह पार्लियामेंट में चर्चाओं में रहा है। इसीलिए यह प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है, राइट। अब कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ जल में वायु का बुलबुला, है ना, बुलबुला आप लोग देखते होंगे, जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह क्या है? वह है आपका अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। कई बार आपको इन तीनों में क्या हो जाता है? कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ओके, ठीक है। अब हम आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा के जो वंशज हैं उनका निधन हो गया है। बेसिकली पूछ रहा है कि उनका नाम क्या था। पहला ऑप्शन है आपके सामने मंगल मुंडा, दूसरा पाल सिंह मुंडा, सी बलजीत मुंडा, डी इनमें से कोई नहीं। जरा जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मंगल मुंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओके। अब एक बात जरा ध्यान से सुनना मेरी, आगे हम लोग व्याख्या करें, ठीक है। आप लोग सुबह सुबह उठिए और सुबह सुबह उठने के बाद जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि फालतू बोल रहा हूं, ठीक है, तो आप चाहें तो इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन बात पते की बोलने जा रहा हूं, आपके दिन की शुरुआत एक नए संकल्प के साथ होनी चाहिए। जरा कोटेशन फटाफट नोट करो आप लोग जल्दी जल्दी से। क्या मैंने बोला कि हमारे, ठीक है, नोट कर लो फटाफट जो बोल रहा हूं मैं, हमारे, ठीक है,
दिन की शुरुआत, हमारे दिन की शुरुआत एक नए संकल्प के साथ होनी चाहिए। ठीक, क्या मैंने बोला? हमारे दिन की शुरुआत एक नए संकल्प के साथ होनी चाहिए। दैट मीन्स जब आप रजाई से बाहर आए तो आज आप ये सुबह प्रण कर लें सोमवार के दिन कि आज मुझे ये चीजें पढ़नी हैं, आज मुझे घटना चक्र के 70 पेज 80 पेज पढ़ने हैं, आज मुझे पॉलिटी के इस चैप्टर को वाइंड अप करना है, आज मुझे पीवाईक्यूज के 2 साल के पेपर को लगाना है, आज मुझे टेस्ट सीरीज का पहला पेपर लगाना है। यह टारगेट, यह संकल्प दिन के शुरुआत के साथ हो जानी चाहिए आपकी। और इस पूरे संकल्प जो आप सुबह संकल्प लेंगे या आप जो भी पढ़ लेंगे उसके लिए पूरी शिद्दत के साथ आपको लगना है। और जब तक वह संकल्प पूरा ना हो जाए तब तक आपको कुछ अन्य कार्य नहीं करना है। बीच में आप थोड़ा बहुत कॉल मैसेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से बिल्कुल उसी में एकदम सती हो जाना है आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन संकल्प जो आप सुबह लेंगे उस संकल्प को पूरा करने के लिए मन में पूरा विश्वास, दृढ़ विश्वास, अडिग विश्वास और पूरी सकारात्मकता के साथ आपको तैयारी करनी है। यकीन मानिएगा, निश्चय रख लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। लेकिन उसके लिए आपको जो है दिन में, यानी कि शुरुआती जो है सुबह जब आपकी होगी, सुबह जब होगी तो वहां पे आपको संकल्प लेना होगा। तो आज अभी से आप लोग क्या करिए, एक संकल्प लीजिए, एक प्रण लीजिए कि आपको दिन में ये कुछ हमें कार्य करना है। राइट, चलिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हो गए होंगे, डिमोटिवेट हो गए होंगे आरओ के लिए। और आरओ वाले अभ्यर्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी भी आप लोग जो है डिकोड एग्जाम के साथ जुड़ के अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो जुड़िए और तैयारी लगातार करते रहिए, ठीक है। तो आज से आपको जो है जब भी आप सुबह सुनिए तो एक टारगेट फिक्स करिए और उस टारगेट को फिक्स करने के बाद उसको अचीव करने के लिए अपना सब कुछ लगाइए उसके लिए, ठीक है। चलो, और जब टारगेट आपका पूरा हो जाए तो शाम को अपने आप से गिफ्ट लीजिए, कुछ आइसक्रीम खा लीजिए। वैसे आइसक्रीम मत खाना, सॉरी ठंडी है, हाँ, कुछ और खा लीजिए, चॉकलेट खा लीजिए या फ्रूट्स खा लीजिए या कहीं कुछ और खा लीजिए या अपने आप को कुछ अच्छा सा गिफ्ट दीजिए, मूवी देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए अपने आप को जो है प्रोत्साहित करने के लिए कि आज आपने अपने संकल्प को, अपने टारगेट को पूरा कर लिया है। फिर अपने आप को कोई भी गिफ्ट दीजिए, ठीक है। ये करना है आपको, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गए भैया मंगल मुंडा, बिरसा मुंडा जी के क्या थे, ये पूर्वज थे जिनका भी देहांत हो गया है। और यही पॉइंट यहां पर सेम एज इट इज यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, पंचायती राज मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में कुल कितने नए पंचायत घर यानी कि जो ग्राम परिषद हैं वो ग्राम परिषद कार्यालय खोले हैं, मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है वहां पर। तो 200, 300, 400 या 500, तो बेसिकली जम्मू कश्मीर में जो पंचायती राज मंत्रालय है उसने 500 नए जो है ग्राम परिषद कार्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान कर दी है। ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्रश्न से आपके लिए एक टास्क मैं और देता हूं, टास्क नंबर 2। हालांकि इसको मैंने आपको दिया था, मैं फिर से दे रहा हूं कि जो आपके पॉलिटी में चैप्टर पंचायती राज व्यवस्था का दिया गया है उसको जरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक प्रश्न वहां पर बनता है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, बलवंत राय मेहता समिति क्या थी, ठीक है, एल एम सिंघवी समिति क्या थी, अशोक मेहता समिति क्या थी, जीवी के राव समिति क्या थी, इनका गठन कब किया गया, इनकी रिकमेंडेशन कब हुई थी, इनको सीरियल से मैच करने के लिए जो है मिला लेता है। और जितने महत्वपूर्ण आर्टिकल पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित हैं वो सभी के सभी क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नगर निकाय और क्षेत्रीय परिषद, ध्यान रखना क्या मैंने बोला, पंचायती राज में एक और चैप्टर और याद रखिएगा, क्या, नगर निकाय, ठीक है, क्या, नगर निकाय। और इसके अलावा जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, ये पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में चैप्टर दिया है क्षेत्रीय परिषदें, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद, इसको भी आप लोगों को क्या करना है, रेडी कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये आपके हैं, ठीक है। ये टास्क आपका दूसरा है जिसको आपको आज ही क्या करना है, कंप्लीट करना है। जो कुछ आपने टारगेट बनाया होगा उसको तो करना है, लेकिन मेरे साथ में आपको इन सभी बिंदुओं पर भी चर्चा आपको करनी रहती है, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका भैया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 500। चलिए, पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही, ठीक है। और बेसिकली क्या है कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज सचिव जो कौन है यहां वहां के, मोहम्मद एजाज असद ने जो है इसकी घोषणा बेसिकली वहां पर जम्मू कश्मीर में की है। और आपको पता होगा कि इस समय जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में बहुत ज्यादा तेजी के साथ डेवलपमेंट जो क्रियाएं होती हैं, यानी कि जो विकासात्मक क्रियाएं होती हैं वो बहुत तेजी के साथ वहां पर हो रही हैं।
ताकि जो आतंकवाद और जो मन में जो भ्रांतियां हैं भारत देश को लेकर के जम्मू में, वो क्या हो, वो शायद दूर हो और एक जो है सजग और बेहतर जम्मू कश्मीर बने, अपने आप में जो देश की समृद्धि में, देश के विकास में अपना योगदान दे सके। इसके लिए बहुत सारी विकासात्मक जो है क्रियाएं की जा रही है। और अभी हाल ही में जम्मू में क्या हुआ था कि एक एनएसजी सेंटर भी स्थायी बनाया गया था। मैंने आपको ये प्रश्न भी आपको कराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 10वें भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी या फिर बीएचयू। आप में से बहुत सारे जो है दोस्त जो हैं आपके, या आपके कलीग्स या आपके घर वाले इन आईआईटीज में पढ़ते होंगे, अच्छी स्टडी होती है। आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका जो उत्तर होगा भैया वो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आईआईटी गुवाहाटी में भी हाल ही में क्या हुआ है? अभी हुआ है 10वां, ये नंबर संस्करण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 10वें भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है आईआईटी गुवाहाटी में। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में 10वें भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन आईआईटी गुवाहाटी में किया गया है। कब से कब तक किया गया है? कई बार ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डेट पूछ लेता है, आपको तुरंत बताना है। 30 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर 2024 के मध्य में। संस्करण की बात करते हैं, यानी कि कौन से नंबर का था ये? तो ये था 10वें संस्करण का था ये। और इसके अलावा अगर हम बात इसके थीम की करते हैं, यानी कि इसके विषय की करते हैं, तो इसका थीम क्या है कि भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित वैश्विक विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग केंद्र में क्या करना? कन्वर्ट करना, यानी कि बदलना अपने आप में। तो ये इसका क्या है? विषय है। यानी कि हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत आगे बढ़े हम लोग। तो ये इसका विषय है। और आप लोग जानते होंगे इस समय विज्ञान का युग है और आपके निबंध में दरअसल वैज्ञानिक जो है इन्वेंशंस पर, यानी कि साइंटिफिक जो भी इन्वेंशन होते रहते हैं उन पर जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विज्ञान पर आधारित जो ऐसे हैं उनको आप लोग क्या करिएगा? रेडी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो अगर पहली बार आयोजन हुआ था वो कहां पर हुआ था? वो हुआ था आईआईटी दिल्ली में 2015 में। यह भी फैक्ट आपसे पूछ सकता है। दूसरा, आयोजनकर्ता जो भी इसका हुआ है इस विज्ञान महोत्सव का, वो कौन था? तो आयोजन करता था केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, दोनों के संयोजन से हुआ था। यह फैक्ट अक्सर आपसे पूछता है। आयोजन करता, कोई भी अगर आयोजन होता है, बड़ा आयोजन, ठीक है, तो उस आयोजन को किसने कराया, किस मंत्रालय के द्वारा कराया गया या किस संगठन के द्वारा कराया गया? तो ध्यान रखना, जो आयोजन करता होता है वो आयोजनकर्ता के बारे में अक्सर आपसे प्रश्न पूछ लेता है। तो यहां पर क्या है, ये आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक बात और मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं कि यहां पर मैं जो क्वेश्चंस कराता हूं आप लोग को, वो क्या है? वो बेसिकली आप देख रहे होंगे हम सीधे सीधे आपको क्वेश्चन देते हैं, लेकिन आपके पीसीएस में और आपके आरओ एआरओ में कूट के फॉर्म में प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। और उसको आप तभी कर पाएंगे जब आप इस व्याख्या को डिटेल्स में पढ़ेंगे। सिर्फ आपको इस प्रश्न को पढ़ के ही आगे नहीं निकल जाना है, मेरे करंट अफेयर्स में आपको व्याख्या अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि आपके पीसीएस और आरओ में कूट के फॉर्म में प्रश्न पूछता है कि बताओ ए या बी सही है। क्या पूछेगा? ए या बी सही है, या ए केवल एक सही है, या केवल एक सही है, केवल दो सही है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग डिटेल्स में व्याख्या को जरूर करिएगा। ये बात आप लोग आज थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 12वां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहां पर अभी हाल ही में संपन्न हो रहा है? ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, असम, त्रिपुरा, किस राज्य में हो रहा है ये? तो ये हो रहा है आपका बेसिकली कहां पर, पता है आपको कि नहीं पता है? ये हो रहा है आपका असम में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कौन सा हो रहा है? 12वां हो रहा है। ठीक है, नंबर यानी कि संस्करण इसका आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 12वां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन असम के काजीरंगा, और काजीरंगा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। और काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये अक्सर आपके प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बताएंगे आप कहां पर? असम में। और असम में जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक बात यहां पर ध्यान रखना कि जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं उससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वहां से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो ये जो 12वां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट हुआ है, इसका आयोजन बेसिकली कहां पर हो रहा है? असम के काजीरंगा में हो रहा है। यह बात क्लियर? उसके अलावा कब से कब तक हो रहा है? तो यह हो रहा है 26 से लेकर के 29 नवंबर
2024 के मध्य में, यानी कि 26 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर 2024 के मध्य में यह संपन्न हुआ। इसके अलावा संस्करण कौन था? 12वां था। आयोजनकर्ता कौन है, यानी कि किसने इसको आयोजित किया? तो ये आयोजन जो करता है वो कौन है? वो है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, याद रखिएगा। और उद्देश्य क्या है, यानी कि इसका मोटो क्या है इस आयोजन का? इसका मोटो है कि पूर्वोत्तर राज्यों को पर्यटन स्थल के रूप में क्या करना? विकसित करना। और भारत में पर्यटन नीति और उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज मुख्य परीक्षा वाली कॉपी में जरा नोट करिएगा कि उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति क्या है और भारत पर्यटन नीति से आप क्या समझते हैं, किस तरीके से सरकार इसके विकास के लिए काम कर रही है, इसको भी आपको नोट करना है। क्योंकि पर्यटन से क्या होता है? विदेशी मुद्रा का भंडारण होता है और देश प्रगति के राह पर आगे बढ़ता है। और इसके पर्यटन से क्या होता है? बेसिकली भारत की सांस्कृतिक विविधता को देखने को मौका मिलता है और भारत की छाप अलग अलग देशों में पहुंचती है। राइट, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। नोट, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, मैंने अभी आपको बताया। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट। और इससे संबंधित जो एक चीज जो मैं आपको बता रहा था अभी, ये जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं यहां से कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरा नोट करना ध्यान से। कुछ लोगों को नींद आ रही होगी, अरे बाप, सुबह सुबह क्या बक 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 कर रहे हैं। भाई साहब नींद से उठो, है ना। मैंने कई दिन क्या कहा है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है ना। ध्यान रखना, यदि आज नहीं जागोगे ना तो कल को फिर ऐसी लताड़ मारेगा समय आपको ना, ऐसी लताड़ मारेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं कि क्या कुछ आपके साथ होगा। इसलिए समय की इज्जत करिए, नींद को थोड़ा सा गायब करिए और मेरे साथ तैयारी करिए लगातार, ठीक। मैं क्या कह रहा था आपसे? मैं आपसे कह रहा था कि ये जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं, क्या ये जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं इससे प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। देखो एक बात सुनो ध्यान से, फिर क्या है, मैं चाहता ना तो करंट अफेयर पढ़ाता और निकल जाता यहां से, लेकिन ये मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप हर उस बिंदु से परिचित हो, हर उस बिंदु को आप समझे जहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं आपके, जहां से बनने की संभावना होती है। मेरा कोई मतलब नहीं था मैं आपको यहां पर बक बक करूं, पढ़ के निकल जाऊं मैं आपको, ठीक है। लेकिन मेरा कर्तव्य है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बिगिनर्स होंगे, जो ये नहीं जानते होंगे क्वेश्चन कहां कहां से पुट होता है, उनकी सहायता के लिए, विनर्स की सहायता के लिए वो सारी बातें मैं बताता रहता हूं। तो आप लोग जरा इसको जानिएगा। तो मैं बात कर रहा था राष्ट्रीय पार्क की। यहां से जो पहला प्रश्न बनता है वो बनता है कि कोई भी जो राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, उसकी अवस्थिति क्या है, यानी कि उसका लोकेशन पूछता है आपसे कि बताओ यह पर्टिकुलर जो है जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहां पर है। LOCATION लोकेशन, ठीक है। यानी कि पूछ लेगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आपको बताना। राजाजी नेशनल पार्क कहां पर है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक। दूसरा, ये जो राष्ट्रीय पार्क कोई भी होगा वो किसके लिए प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है, ऐसा प्रश्न अक्सर आपके लिए पूछता है। जैसे काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए, तो पूछ लेगा कि राजाजी नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, या अलग अलग नेशनल पार्क के बारे में पूछ लेगा, ठीक। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन पूछता है इसमें से कि इस कोई भी पर्टिकुलर राष्ट्रीय जो पार्क है, नेशनल पार्क है, इससे होकर कौन सी नदी बहती है, क्या कौन सी नदी होकर बहती है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है प्रश्न। तो आपको यह भी तैयार करना है कि जब भी आप कोई राष्ट्रीय पार्क पढ़ें तो आपको यह भी तैयार करना है कि कौन सी नदी जो है इससे बहती है, राइट। और इसके अलावा कई बार पर्टिकुलर कितने राष्ट्रीय पार्क अभी वर्तमान में हैं, कितने टोटल राष्ट्रीय पार्क कितने हैं, और ये इसकी स्थापना वर्ष कई बार पूछ लेता है। तो पर्टिकुलर जो नेशनल पार्क होंगे उनकी स्थापना वर्ष भी जो है आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। अब सभी राष्ट्रीय पार्क नहीं इंपॉर्टेंट है, कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसके लिए आप जो है जो यूपीपीसीएस का क्रैश कोर्स हम लोगों ने कराया था उसमें मैंने एनवायरमेंट पढ़ाया है, उसमें हमने सारे राष्ट्रीय पार्क इंपॉर्टेंट हमने कराए हैं वहां पर, ठीक है। तो आप लोग जाएं तो उसको देख सकते हैं। तो ये कुछ चीजें यहां पर पूछी जाती हैं। इसके अलावा जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, जो वर्ल्ड सेंचुरीज होती हैं, उसके बारे में भी और उनके लोकेशन के बारे में भी आपसे पूछता है। तो ये सारी चीजें आप लोग जो है क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। एनवायरमेंट का पार्ट है और आपको वहां से इसको पढ़ना है, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई? तो अब जब राष्ट्रीय पार्क पढ़ना तो ऐसे आपको पढ़ना है, राइट। समझ आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग को तो गुस्सा आ रही होगी, यार सर जी बीच बीच में पता नहीं क्या बताते रहते हैं। भाई बता रहा हूं ना, सुन लो इसको, ठीक है, काम आएगा। नहीं तो फिर मैं बार बार क्या कहता हूं कि जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो चेहरा किसी और का नहीं मेरा याद आएगा, ठीक है, कि बकबक कुछ करते थे सर जी, हमने नहीं किया तो अब भुगत रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रश्न जो भी आपके एग्जाम में आएंगे आप देखोगे लेकिन उनको आप भूल जाओगे। कई बार क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। वो इसीलिए हो जाएगा क्योंकि आप टीचर्स की बात को, मेंटर्स की बात को आप जो है ध्यान से सुनते और समझते नहीं हो, अपनी चलाते हो, ठीक है। ध्यान रखना, इसलिए जो कह रहा हूं उसको सुनो और उस पर काम करो, ठीक। चलो
हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में चुना गया है? गुजरात, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? जल्दी जल्दी बताओ जरा कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में जो है चुना गया है? जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताओ फटाफट। क्या होगा भैया इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा बेसिकली बी, केरल होगा क्या? यस, यू आर राइट, केरल ही होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो, तो हाल ही में केरल राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में क्या किया गया, चुना गया है। और केंद्रीय मत्स्य जो आपका मंत्रालय है, ठीक है, मिनिस्ट्री जो है, कौन सी? केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय द्वारा केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में घोषित किया गया है। प्रश्न आपसे यह भी पूछ सकता है कि बताओ किस मंत्रालय के द्वारा केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में घोषित किया गया है? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, दूसरा थीम की बात करते हैं। भारत का नीला परिवर्तन लघु स्तरीय और सतत मत्स्य पालन को क्या करना? सुदृढ़ बनाना। ये इसकी क्या है? थीम है। ये भी आपको याद रखना है। और अगर एक फैक्ट की हम और बात करते हैं तो विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है आपका 21 नवंबर यानी कि 21 नवंबर को। राइट, चले आगे हम लोग। चलो नेक्स्ट है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं जो लगता है कि पेपर में आउट हो जाएंगे, दैट्स टाइप, है ना। तो ये समझ लो कि तरीके से पेपर में आना ही आना है। अब ये मत कह देना सर जी ऐसे कैसे कह सकते हो, ये क्या है? प्रेडिक्शंस है हमारी। ये क्या है? ये हमारा अनुमान है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आयोग पूछता है जिसमें भारत किसी क्षेत्र में अगर उसको उपलब्धि हासिल करता है। ध्यान रखना, जब कोई न्यूज पढ़ना और किसी न्यूज में अगर आपको लगता है कि भारत ने कुछ हासिल किया है, भारत को कुछ अचीवमेंट हुई है, तो ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह अचीवमेंट है भारत की, और इसके लिए यह प्रश्न क्या होता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि G20 देशों में, ठीक है, G20 ग्रुप के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं यह भी आप लोग जानते होंगे, हमने कई बार आपको बताया भी है। तो जो G20 का जो ग्रुप है उसमें सबसे कम प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन करने वाला जो देश है वो कौन सा है? भारत, रूस, नेपाल या फिर चीन? तो वो आपका देश क्या है? सुंदर सा, बढ़िया सा, प्यारा सा, खूबसूरत सा देश कौन सा है? भारत है। और लेकिन आप अपने देश को खूबसूरत बनाते नहीं हो, आप उसको क्या करते हो? गंदा करते हो, पॉल्यूशन से, करप्शन से। ठीक है, क्या ही किया जाए, खैर। तो G20 देशों में सबसे कम प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वाला देश कौन सा है? भारत है। और डेटा की अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, इसको आप चाहें तो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। डेटा क्या है कि देश का प्रति व्यक्ति जो कार्बन उत्सर्जन है 17,76,000, क्या 17,76,000 टन, यानी कि ये देखिए यहां पर डेटा लिखा, इतना क्या है? मिलियन टन है। तो इस डेटा को आप लोग क्या करिएगा? नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में प्रश्न जो है यहां से पूछ ले आपसे। ठीक है, चलिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका यानी कि अमेरिका, सऊदी अरब उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले देश हैं। ध्यान रखिएगा, ये हाई कार्बन एक्सक्रीशन करते हैं ये देश। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और सऊदी अरब। ध्यान रखिएगा। और ऐसे प्रश्न आपके इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं भैया जी लोग। मैंने एक दिन आपको बताया था कि एक मेरा फ्रेंड था, पीसीएस का इंटरव्यू दे रहा था और उससे पूछा गया था कि बताओ सबसे ज्यादा कार्बन एक्सक्रीशन करने वाली कौन सी कंट्री है, और उसने गलत जवाब दिया था। तो भैया जी लोग इसको थोड़ा सा आप लोग क्या करिएगा? याद रखिएगा, थोड़ा सा चीजों को दिमाग में रखिएगा कि क्या क्या चीजें बेसिकली आपसे कराई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन के इग्नोर मत करना, इसको नोट डाउन कर लेना। राइट, चलिए, नहीं तो प्री निकल जाओगे, मेंस निकाल ले जाओगे, पीसीएस में जब इंटरव्यू पहुंचोगे तो गोलगप्पे जैसे बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं जान पाओगे। क्यों? क्योंकि आप ध्यान नहीं दोगे पॉइंट का। ठीक है, याद रखिएगा इसको, तो फोकस कर लेने सारे पॉइंट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 3 दिवसीय, क्या 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। कहां पर? भारत मंडपम नई दिल्ली में, या फिर विधानसभा लखनऊ में, या फिर सचिवालय लखनऊ में, जिसका सपना आप लोग का है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सचिवालय में अपनी क्या करेंगे? उपस्थिति बहुत ही जल्द दर्ज करवाएंगे। मैं आप सभी लोगों को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनने की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ है। यकीन रखिएगा कि इसी निरंतरता के साथ अगर आप बने रहेंगे तो आप सेलेक्ट जरूर होंगे, क्योंकि कुछ तो से निद्रा में चले गए, उनको तो बस अब कुछ नहीं होगा उनका। ठीक है, लेकिन जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं यकीन रखिएगा उनका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, जिन्होंने अभी अभी कोर्स लिया होगा, जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की होगी, वह लोग भी आगे जो है निकल जाएंगे उन लोगों से जो लोग अभी सो रहे हैं। ठीक है, पढ़ रहे थे अभी तक लंबे अच्छे तरीके से, लेकिन फिर सो गए हैं। ठीक है, मत सोना भैया, जग जाओ।
ठीक है। तो ये बेसिकली जो आपका हो रहा है ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024, इसका आयोजन बेसिकली आपका भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलो पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया। दूसरा, इसका उद्घाटन 6 दिसंबर को, कब? 6 दिसंबर को जो माननीय प्रधानमंत्री कौन है आपके, नरेंद्र मोदी जी, वो इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन प्रश्न हमने आपको बना दिया, चर्चाओं में था। और इस महोत्सव में क्या हो रहा है, इस महोत्सव में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य, कौन कौन से स्टेट, जरा ध्यान रखिएगा, एक आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम की सांस्कृतिक, प्राकृतिक और कारीगरी संपदा का प्रदर्शन किया जाएगा। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा कि अभी पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में हाल ही के वर्षों में भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। और वहां पर जो भी, चाहे वो किसी प्रकार की नक्सली गतिविधियां हो या अन्य कोई गतिविधियां रही हो, उस पर रोक लगाया है और विकासात्मक प्रक्रिया को बहुत तेजी के साथ बढ़ाने का प्रयास किया है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए हाल ही में भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा कीजिए, ऐसा प्रश्न आपके पीसीएस में पूछ सकता है। तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अष्टलक्ष्मी महोत्सव दुनिया के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के लिए जीवन, संस्कृति और विरासत को देखने का एक अवसर होगा। यानी कि कहीं ना कहीं क्या होगा, वैश्विक पैटर्न के रूप में भी इसको शामिल किया जा रहा है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर के मंगलदोई में पहला सरकारी कौशल विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है। और एक मिनट, ये थोड़ा सा भैया प्रश्न हो गया है गलत, इसको सही कर लीजिएगा। इसको आप ये क्या करिएगा, ये उत्तर ही हो गया है, ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, मानो कि ये नहीं है आपके सामने। ठीक है, ये नहीं लिखा है, ठीक है, आप मानो कि नहीं लिखा है। चलो अब पढ़ो इस प्रश्न को। ठीक है, ये इसका उत्तर इसी में लिख गया, कोई बात नहीं। खैर, प्रश्न क्या है कि पूर्वोत्तर में, क्या इसको भी हटा दो, कि हटा दो, पूर्वोत्तर में पहला सरकारी कौशल विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है। कहां पर हो रहा है, मंगलदोई, रायपुर, बिलासपुर, हृदयपुर। अब उत्तर तो आपने देख ही लिया है, क्या ही बताऊं मैं। खैर कोई बात नहीं, फिर भी बताओ कि पूर्वोत्तर में, जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर है, क्षेत्र है, उसमें पहला सरकारी जो कौशल विश्वविद्यालय है वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है। तो मंगलदोई में, रायपुर में, बिलासपुर में या फिर दिशपुर में। तो यह स्थापित हो रहा है बेसिकली कहां पर, मंगलदोई में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलो तो पूर्वोत्तर के मंगलदोई में पहला सरकारी कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। और जो वस्त्र मंत्रालय है आपका, वस्त्र मंत्रालय का जो समर्थ योजना है, कौन सी, वस्त्र मंत्रालय की समर्थ योजना के माध्यम से कौशल विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इसके अलावा 8 अक्टूबर 2024 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1.56 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह डेटा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और आईएमएफ जो है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके अनुसार 2023 के आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो उसके अनुसार भारत ने 15 वर्षों में 15 मिलियन, कितना, 15 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का एक बड़ा लक्ष्य जो है क्या किया है, हासिल किया है। यह फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। तो आप लोग क्या करिएगा, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से इस डेटा को क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। चलिए अब अगर हम बात थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम आईएमएफ बोलते हैं, एक क्या है, वैश्विक वित्तीय संस्था है। यह अपने 191 सदस्य देशों के लिए सतत विकास और समृद्धि हासिल करने के लिए काम करता है। आईएमएफ की अगर स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो आईएमएफ की स्थापना 1944 में अमेरिका के बेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। मुख्यालय इसका कहां पर है, वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं उनके बारे में आप लोग जानकारी एकत्रित कर लीजिएगा, चाहे वो आईएमएफ हो, डब्ल्यूएचओ हो, डब्ल्यूटीओ हो, कोई भी हो, उनका जो है स्थापना वर्ष, उनका हेडक्वार्टर और उनके अध्यक्ष आपको पता होने चाहिए, याद कर लेना। और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इनका कार्य क्या है यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आईएमएफ के उद्देश्य यानी कि इसका मोटो क्या होता है, तो आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना। ये सब क्या है, आईएमएफ के उद्देश्य है और क्या है, ये कार्य है। ठीक है, याद कर लेना इसको। चलिए अब आज आपके लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। आवाग्रोदो परिकल्पना, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय या फिर संवेग संरक्षण। जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर बताओ कि बेसिकली इसका सही उत्तर क्या होगा।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा आज तो मैं बताऊंगा नहीं, आपको बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए आप लोग फटाफट कि इसका उत्तर सही क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक न्यूज आपके लिए कि अगर आपका फोकस आरओ एआरओ और पीसीएस है तो उसके लिए आरओ एआरओ पीसीएस या वीडियो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है डिकोड एग्जाम पर। आप इसको जुड़ करके अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। यहां पर आपको 9000 प्रश्नों के माध्यम से आपको पूरे पाठ्यक्रम का क्या किया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा। परीक्षा का जो भी वर्तमान ट्रेंड है उसके आधार पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट रिवीजन के लिए मिलेगा आपको। सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ एवरी टेस्ट की मिलेगी। 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें 15 आरओ का टेस्ट मिलेगा, 10 पीसीएस का टेस्ट मिलेगा और 5 सीसैट का भी टेस्ट मिलेगा। तो पीसीएस वाले अभ्यर्थी आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल फीस पर इसको डिजाइन किया गया है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। और बाइलिंगुअल फॉर्म में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये प्रोग्राम आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी करनी है इससे संबंधित तो इसके लिए आपको क्या काम करना है, इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर लिखना है वीडियो टेस्ट और उसको लिख करके आपको भेज देना होगा 9506742546 पर या फिर 6307495944 पर। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण अपडेट। और अब आते हैं आज हम लोग निबंध पर, जिसका निबंध आपको लिखना है आज क्या, जलवायु परिवर्तन ने भूखमरी और असमानता को जन्म दिया है। ठीक है, फुल स्टॉप, जन्म दिया है। इस पर आपको जो है निबंध लिखना है। ठीक है, जो आरओ वाले अभ्यर्थी होंगे वो 600 शब्दों में लिखिएगा और जो पीसीएस के अभ्यर्थी होंगे वो 700 शब्दों में आपको इस निबंध को लिखना है। यह आज आपका टास्क भी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका प्रयास जरूर करेंगे। नहीं लिख पाएंगे इसको तो कल आप लोग कमेंट कर दीजिएगा या आज ही कमेंट कर दीजिएगा मतलब, और मैं आपको बता दूंगा कि क्या कुछ करना है आपको। ठीक है, बाकी मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, एक नए सीरीज के साथ। बाकी जो आज हमने आपसे बोला है कि आपके दिन की शुरुआत एक नए संकल्प के साथ, एक नए प्रण के साथ, पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आपको होना है। ठीक है, फ्रूट्स खाइए, नाश्ता अच्छा करिए, बढ़िया करिए और लग जाइए पढ़ाई में। बहुत सारी शुभकामनाएं है मेरा सपोर्ट, मेरा साथ आपके साथ है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।